दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस अकेडमी पर। आज मैं जूनियर एडिट, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराने जा रहा हूं। कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, एक तरफ क्या दे रखा है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हड़प्पा सभ्यता जो है इससे संबंधित जो स्थल दे रखे हैं, और एक तरफ क्या दे रखा है, जो स्थल इन नदियों के किनारे स्थित है वो नदियाँ दे रखी हैं। चलिए देखते हैं, हड़प्पा जो है वो किसके नदी किनारे दे रखा है, रावी नदी किनारे। तो हड़प्पा कैसे याद करेंगे, से हम हरा से याद करेंगे, हा से हड़प्पा, रा से रावी, ये बिल्कुल सही है। बात करें कालीबंगा, कौन सी नदी के किनारे पर, ये घग्गर नदी किनारे, ये बिल्कुल सही है। कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में। बात करें लोथल, किस नदी किनारे दे रखा है, भोगवा, ये बिल्कुल सही है। लोथल वर्तमान में कहाँ है, गुजरात राज्य में, और ये क्या है, एक बंदरगाह था उस समय का। बात करें रोपड़, कहाँ कौन सी नदी किनारे दे रखा है, सिंधु, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो रोपड़ था वो कौन सी नदी किनारे था, सतलज नदी किनारे। तो इसमें सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 10वां। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 9वां मंडल। जो 9वां मंडल है वो ऋग्वेद का देवता सोम को समर्पित है। देवता सोम कौन है, वनस्पति के देवता हैं। बात करें तीसरे मंडल, तो तीसरे मंडल में क्या दे रखा है, गायत्री मंत्र का वर्णन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मगध की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी पोटिल, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। राजगृह जो है वो मगध की राजधानी थी। उस समय 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से एक महाजनपद मगध था, उसकी राजधानी राजगृह, या इसका अन्य नाम गिरिब्रज भी आ सकता है। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। विराटनगर की राजधानी, विराटनगर किसकी राजधानी थी, मत्स्य की राजधानी, मत्स्य महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। बात कर लें पोटिल किसकी राजधानी थी, तो ये थी अस्मक, एकमात्र दक्षिण का राज्य महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी, पोटिल। और वैशाली किसकी राजधानी थी, ये थी पज्जी, एक महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी देवगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनका अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कालिदास किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो कालिदास थे वो किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जिस प्रकार अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो जो कालिदास थे वो नवरत्नों में से एक रत्न थे। किसके दरबार में थे ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इसने ही किताबुल रहला की रचना की है, जो कि क्या है, यात्रा वृत्तांत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। ऑप्शन ए लोधी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी खिलजी, या ऑप्शन डी सैयद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सैयद वंश। जो तैमूर लंग का आक्रमण था उसके बाद में भारत में सैयद वंश राज्य स्थापित हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी होगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी यानी कि 4 हरिहर प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 या ए कृष्णदेवराय प्रथम। जो कृष्णदेवराय थे इनके ही शासनकाल में हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1529। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 1527। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार हुई और जो बाबर था इसने खानवा के युद्ध के बाद गांजी की उपाधि धारण कर ली। तो कभी कभी पूछा जाता है कि बाबर ने गांजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? खानवा का युद्ध। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्मीडा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय या फिर कहा जाए कि संस्थापक कौन था इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा अल्मीडा। और बात करें वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगाली उपनिवेश का, तो उसका आंसर आएगा अल्बुकर्क। खाली संस्थापक पूछा जाएगा तो अल्मीडा और वास्तविक पूछा जाएगा तो अल्बुकर्क। अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बंगलुरु, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को। यहाँ पर ही इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1857 की क्रांति के समय बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद लियाकत अली, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला खान। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करें अन्य ऑप्शन की तो कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? बिहार के जगदीशपुर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। मौलवी लियाकत अली इन्होंने कहाँ से किया था? प्रयागराज या इलाहाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। और मौलवी अहमदुल्ला खान इन्होंने फैजाबाद, इसका वर्तमान में क्या नाम हो गया? अयोध्या, यहाँ से इन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी होगा कलकत्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए सरिस्का, ऑप्शन बी कुद्रेमुख, ऑप्शन सी कान्हा, ऑप्शन डी पापी कोंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सरिस्का। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। चलिए देखते हैं अन्य ऑप्शन। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चारों को इनको याद रखें। सरिस्का राजस्थान, कुद्रेमुख कर्नाटक, कान्हा मध्य प्रदेश और पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सरिस्का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा आर्सेनिक। जो भूमिगत जल होता है इसको दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है? आर्सेनिक। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से एक ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन CH4, ओजोन O3 और इसका क्या है? प्रोपेन C3H8। प्रोपेन का फार्मूला क्या था? C3H8। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रोपेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। कौन कौन सी गैस है? प्रमुख 4 या 5 गैसें याद रखें। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है? सब ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी कारखाने, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी परिवहन। देखिए जो डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधन से जिनका उपयोग होता है वो किस में होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कृषि है, पशुपालन किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। और जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं जैसे कारखाने, निर्माण, ये किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में।
और जो सेवा का क्षेत्र है जैसे होटल, परिवहन है, जितनी भी सेवा के क्षेत्र हैं वो किसमें आएंगे, सब तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कृषि, पशुपालन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी दलहन, ऑप्शन डी तिलहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, तिलहन। तिलहन जैसे सरसों, राई, ये सब क्या है, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। बाकी गेहूं, चावल, दलहन ये सब राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1951। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1921। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि इस 1921 के इस जो जनगणना हुई थी इसमें क्या है, 10 की जो वृद्धि थी वो ऋणात्मक हुई थी, यानी घटी थी उस समय। इसीलिए इस 1921 का जो वर्ष था इसको महान विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। 1921 का वर्ष था, इसे क्या कहता है, महान विभाजक का वर्ष कहा जाता है। यानी इसके बाद जनसंख्या घटी थी, उसके बाद फिर बढ़ी, तो इसे क्या है, विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी कम तापमान, ऑप्शन सी वायु प्रतिरोध, ऑप्शन सी डी जल की श्यानता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। जो सरफेस टेंशन होता है उसके कारण पानी की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पृष्ठ तनाव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। ये अच्छे से याद रखें, क्या ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होगी, घटेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मरीचिका का बनने का कारण क्या है? मरीचिका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने गर्मियों के मौसम में देखा होगा कि दूर से सड़क पे क्या है, नई नई सड़क पड़ी हो तो उस पर क्या हमें दिखेगा, वहाँ क्या है, पानी है। लेकिन पास जाकर देखेंगे वहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का कारण क्या होता है, ये ऐसा होता है। तो जो मरीचिका जो राजस्थान में होता है कि दूर से देखने पर वहाँ क्या रेत चमकती है और रेत में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसके कारण वहाँ लगता है कि बहुत पानी भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। इसके कारण होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ऑप्शन ए आयाम से, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन सी तीव्रता से, ऑप्शन डी वेग से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो प्रकाश का कलर है वो किसके अनुसार निर्धारित होता है, तरंगदैर्घ्य के अनुसार। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए CaSO4.12H2O, ऑप्शन बी CaSO4.H2O और ऑप्शन सी CaSO4.2H2O, ऑप्शन डी CaSO4। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP किससे बनता है, ये जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.H2O। इसमें से हाफ जल के अणु निकल जाते हैं तो क्या बनता है, POP बनता है। यहाँ से जिप्सम में से हाफ जल के अणु निकल जाएंगे तो क्या बनेगा, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी चमड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पारा। जो ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा होता है, पारा होता है। और बात करें कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो वो क्या होगा, AG क्या होगा, चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है, पारा होता है। इसे अच्छे से याद रखें। पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए टिन और शीशे की, ऑप्शन बी तावा और टिन की, ऑप्शन सी तावा और जिंक की, ऑप्शन डी तावा, जस्ता और निकल की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पीतल में क्या क्या होता है, तावा और जिंक। पीतल में क्या होता है, तावा, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है, Zn। बात कर लें अन्य ऑप्शन। टिन और शीशे से क्या बनता है, टांका। क्या बनता है, टांका। टिन और शीशे के किस जो मिश्र धातु किसके, टांका। तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनता है, तांबा और टिन को मिलाकर बनता है कांसा। क्या बनता है, कांसा।
और चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। तांबा, जस्ता और निकल को मिलाकर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर। क्या बनता है? जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर इसका नाम है, लेकिन इसमें सिल्वर कहीं भी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। कौन कौन होता है? तांबा, जस्ता और निकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जमी हुई बर्फ को, ऑप्शन बी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन सी होगा जमा हुआ पानी, ऑप्शन डी जमी हुई ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी जमी हुई CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी, ऑप्शन डी ओकोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा एंथोलॉजी। जो फूलों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। और फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। देखो अध्ययन और खेती में अंतर है। फ्लोरिकल्चर क्या होगी? फूलों की खेती होगी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होती है? ये हड्डियों का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी क्या है? मिट्टी। पेडो यानी पेड़, पेड़ कैसे लगते हैं? मिट्टी में लगते हैं। तो पेडोलॉजी के संबंधित है, ये मिट्टी का अध्ययन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है? ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन डी व्हेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो स्तनपायी है, सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है? व्हेल मछली होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। स्तनपायी क्या होते हैं? जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, स्तनपायी होते हैं डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। तो सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है? व्हेल मछली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी कंगारू, ऑप्शन डी कंगारू चूहा। तो देखिए इसका ना तो सही आंसर जिराफ होगा, ना ऊंट होगा, ना कंगारू होगा। क्या होगा? कंगारू चूहा। ये सही आंसर क्या है इसका? कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है वो बिना पानी पिए बहुत ही लंबे समय तक जीवित रह सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेब के लाल रंग का कारण क्या है? ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी जेंथोफिल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? जो सेब का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। जो टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और गाजर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन। इसे तो अच्छे से याद रखेंगे। कैरोटीन कैरेट से याद रखेंगे। तो कैरोटीन किससे? गाजर संबंधित है। और जेंथोफिल जो हल्दी का पीला कलर होता है किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी तितली, ऑप्शन डी छिपकली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, छिपकली। छिपकली में क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनका जो है लिंग निर्धारण होता है वो तापमान के द्वारा ही हो जाता है, पर्यावरणीय तापमान के द्वारा हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 मई। तो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 110। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। अनुच्छेद 112 में क्या दे रखा है? बजट। और अनुच्छेद 117 में क्या दे रखा है? वित्त विधेयक। अगर आपने हमारे जो अनुच्छेद की वीडियो नहीं देखी है वो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने सभी अनुच्छेदों को 1 से लेकर 395 के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सबको मैंने बहुत ही सरल भाषा में परिभाषित किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो भारत के सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा यानी कि समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा किसकी लंबी है? गुजरात की। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और सबसे छोटी किसकी है? तो गोवा की। सबसे लंबी गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की। इसे याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? ऑप्शन ए डैन्यूब, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मिसिसिपी। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी एक असंवैधानिक संस्था है, यानी कि ऐसी संस्था जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये संविधान में वर्णित नहीं है। इसका जो है वो योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 315 आर्टिकल में दे रखी है संविधान में। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 280। और निर्वाचन आयोग का कौन सा आर्टिकल? 324। तो ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थाएं। और नीति आयोग क्या है? असंवैधानिक संस्था है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया सकता परंतु समाप्त किया सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया सकता है परंतु उसे समाप्त किया सकता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन है। लोकसभा संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 81। राज्यसभा से कौन सा है? अनुच्छेद 80। और संसद का अनुच्छेद 79। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी कोचीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है ये? आंध्र प्रदेश में। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है और पारादीप उड़ीसा में स्थित है। इसे भी याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेट, ऑप्शन बी स्टेसियाज, ऑप्शन सी फजिंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी के बागान है उसे क्या कहता है? फजिंडा कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।